नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं दरअसल अमेरिका ईरान के बीच हो क्या रहा है। क्योंकि कभी बातचीत होती है, शुरुआत की बात कही जाती है, कभी बातचीत रोकने की बात कही जाती है और इसके बीच बीच में बार बार धमकियां भी आती है। इस बार क्या हुआ है वो जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस बार जो अपडेट आई है वो ये आई है कि भाई साहब ईरान ने कह दिया कि उसके जो फंसे हुए पैसे हैं वो लेने के लिए ईरान जा रहा है दोहा। लेकिन उधर अमेरिका से कह दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अब कतर और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका में बातचीत के लिए कौन आगे आया है वो बता रहे हैं। वो आगे आया है ट्रंप के दामाद कतर और पाकिस्तान के जरिए ईरान से बात करेंगे। आप हंसिए बिल्कुल मत, क्योंकि ये जो वीडियो है वो इसी को लेकर के हम बनाने जा रहे हैं कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं। इसे पूरा देखिए, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच में 17 जून को जो समझौता हुआ MOU, उसको लागू करने की कोशिशों के बीच में दोनों देशों की टीमें कतर की राजधानी दोहा पहुंच रही है। अब दोहा में इस बातचीत के मायने क्या हैं, जब दूसरी तरफ कह रहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने क्या अमेरिका को बुरी तरह से इस बार धमका दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको मैं बताऊं कि ईरान ने ये साफ किया है कि उनका डेलीगेशन अमेरिका से सीधी बातचीत करेगा ही नहीं। अब लीजिए, अगर सीधी बातचीत नहीं होगी तो बातचीत का रास्ता अब कुछ अलग होने वाला है। वो अलग क्या होने वाला है वो उस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उन्होंने कहा कि उनका जो मकसद है वो है कि अभी विदेशों में फंसी फ्रीज्ड फंड जो है उसको जारी करवाना, और जब तक इस दिशा में कोई काम नहीं होगा तब तक शांति समझौते पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। अमेरिका तो कह रहा था कि पहले जो है वो परमाणु वाले मुद्दे पर बात करेंगे। ईरान कह रहा है कि पहले जो फ्रीज्ड फंड हैं उनको जब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा उसको जारी करवाने को लेकर तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका के जो विशेष दूत है वो है स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, ये भी दोहा पहुंच चुके हैं। तो इनके जरिए अब बातचीत होगी, लेकिन सीधी बातचीत नहीं करेंगे। तो बीच के मध्यस्थता कौन कर रहा है? बीच के मध्यस्थता कर रहा है कतर और पाकिस्तान। और कतर और पाकिस्तान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है वो बातचीत करेंगे। इस बातचीत के मायने क्या हैं, इसे लेकर के तरह तरह की बातें हैं, अलग अलग तरह की बातें। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि ट्रंप के दामाद जब बात करेंगे तो बात बन जाएगी क्या? क्योंकि ट्रंप ने भी कोशिश की, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस, उनकी तरफ से भी बातचीत हुई, लेकिन बात कहाँ बनी? ईरान तो कह रहा है कि जब तक उनके फ्रीज्ड फंड रिलीज नहीं किए जाएंगे बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब आखिर क्या होगा? क्योंकि जब ये जेरेड कुशनर भी दोहा पहुंच गए हैं जो ट्रंप के दामाद हैं, और इसी बीच अमेरिका के और ईरान के जो दोनों के प्रतिनिधिमंडल हैं वो आमने सामने नहीं बैठने वाले हैं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत होगी मध्यस्थों के जरिए होगी। पहले कतर और पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं वो जाकर के अमेरिका का हुक्म लेंगे, उसके बाद वो जाकर के बताएंगे ईरान को। इस तरह से एक बातचीत का माहौल तैयार किया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि सीधे तौर पर अभी कोई हमला नहीं हुआ है। अभी पिछले 2 दिनों में हम देखें, पिछले 24 घंटे में हम देखें तो 17 जून को आपने देखा कि अमेरिका ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था, और इसके तहत ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम, जिसका जिक्र हम हर बार अपनी वीडियो में करते हैं, तो ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है इसके स्टॉक को कम करेगा, ये MOU में था। लेकिन क्या ईरान ने किया? नहीं। बदले में अमेरिका जो है वो ईरानी तेल निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में राहत देगा, यह भी अमेरिका ने वादा किया था। हॉर्मुज में जो जहाज हैं उनकी आवाजाही सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? इस मामले में ज़रूर काम हुआ है, और दोनों देशों के अंतरिम समझौते के लिए 60 दिन का जो समय है वो लगेगा। 60 दिन तक दोनों देश बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि आमने सामने नहीं होंगे, मध्यस्थों के जरिए बातचीत होगी। तो कतर जो है और पाकिस्तान जो है वो इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में सबसे बड़े अपडेट्स क्या आए हैं अमेरिका ईरान को लेकर के? वो ये आए हैं कि हॉर्मुज से आवाजाही जो जहाज़ों की है वो घट गई है। यहाँ पर समुद्री ट्रैकिंग कंपनी केपलर के आंकड़े हैं, जिसमें यह बताया गया कि शनिवार को कुल 29 मालवाहक जो है वो जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं, जबकि रविवार को यह संख्या घट करके रह गई सिर्फ 12 तक। और हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान की मीटिंग भी हुई है।
ईरान और ओमान ने मस्कट में सोमवार को आपस में जॉइंट हॉर्मुज कमेटी की पहली बैठक की है। वहीं इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को चलाने को लेकर के चर्चा की गई। तो सबकी निगाहें तो उसी पर टिकी हुई है, भारत समेत जो देश हैं, कि आखिर हॉर्मुज सुचारू हो जाए तो जो ऊर्जा संकट खड़ा हुआ था उससे बाहर निकल पाए देश। लेकिन खामेनेई के अंतिम संस्कार में इंडियन जो डेलीगेशन है वो भी शामिल हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि पहले जो भारत के अंदर जिस तरीके से कई लोग ये दावा कर रहे थे कि खामेनेई की मौत हो गई और उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन अभी पिछले 24 घंटे की अपडेट्स क्या कर रही हैं कि इंडियन डेलीगेशन इसमें शामिल होगा। ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई, उनके अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां की गई हैं। बिहार के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, उनके और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा इसमें शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी आई है। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि कतर में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनके कतर में $6 अरब जो है वो फंसे हुए हैं, वो जल्द मिलेंगे। इसे लेकर के चूंकि अब बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कतर में फंसी ईरान की $12 अरब की जो राशि, उसमें से $6 अरब जल्द जारी किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। यह बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ईरान पहले कह चुका था कि बातचीत तब होगी जब उसके फ्रीज्ड फंड जो है वो रिलीज किए जाएंगे। तो क्या अब ये फ्रीज फंड रिलीज करने को लेकर के यहाँ पर कुछ लचीलापन दिखाई दे रहा है अमेरिका की तरफ से? अमेरिका क्या बैकफुट पर है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं इस पर कि आखिरकार अलग अलग तरह की अटकलें जो वेंस और रूबियो के अलग अलग जो बयान आए विदेश नीति को लेकर के, उन पर क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप 17 जून को ईरान के साथ समझौता खत्म करने समझौता वाला जो ज्ञापन है MOU, उस पर हस्ताक्षर हुए। और इसके बाद अमेरिका इजराइल के कई जो नेता हैं उन्होंने इस समझौते की आलोचना की। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंस और विदेश मंत्री रूबियो दोनों मिलकर के अलग अलग देशों के दौरे पर गए और समझौते का दोनों ने बचाव किया, अलग अलग तरीके से बचाव किया। हालांकि दोनों के बयानों में काफ़ी कुछ अंतर दिखाई दिया, जिससे लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई सवाल खड़े हुए हैं। और ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ट्रंप प्रशासन के भीतर कोई मतभेद है। और अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है कि ये जो समझौता है, उस समझौते को लेकर अमेरिका में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। खुद ट्रंप के जो मंत्रिमंडल के कहें या ट्रंप की सरकार के भीतर कहें, दो अलग अलग मत हैं जो उभर करके सामने आ रहे हैं और इसकी वजह से ट्रंप बुरे फंस गए हैं। अब आप देखिए कि जेडी वेंस और रूबियो जो है, मार्को रूबियो, दोनों ट्रंप सरकार के सबसे बड़े विदेश नीति के चेहरे माने जाते हैं, लेकिन दोनों की सोच पहले से काफ़ी अलग दिखाई दी है। जेडी वेंस क्या कह रहे हैं? जेडी वेंस कह रहे हैं कि अमेरिका को विदेशों के जो युद्ध है उनमें कम दखल देना चाहिए, बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने चाहिए। ये जेडी वेंस का बयान है। और मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं? मार्को रूबियो जो है वो लंबे समय से ईरान जैसे देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के पक्ष धर रहे हैं। वो हमेशा से इस बात कर रहे हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और सीधे हमले होने चाहिए। इस बात के पक्षधर वो लंबे समय से रहे हैं, लेकिन उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का हॉक यानी कि कड़ा रुख रखने वाला नेता भी माना जाता है अपने इसी रुख की वजह से। तो अब आखिरकार दोनों की राय कैसे अलग अलग दिखी है, इसको ज़रा आप समझिए कि वेंस ने इजराइल वाले मामले में इजराइल से कहा कि वो हर चुनौती का जवाब सिर्फ बमबारी से नहीं दे सकते हैं। वेंस ने इस पर कुछ अलग रुख अपनाया। तो रूबियो ने क्या कहा? रूबियो ने कहा कि लेबनान में इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई है वो हिजबुल्लाह के जितने भी हमले किए गए उनका जवाब है। और आप देखिए कि ईरान को लेकर के भी दोनों का अलग अलग अंदाज नजर आया। इससे कई लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के मंत्रिमंडल में मतभेद है और ट्रंप की सरकार के अंदर ये मतभेद अब उभर करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान भविष्य में मिलकर के शांति और स्थिरता के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर के पूरी तरह से खत्म करने और कि पुरानी जो अमेरिका की मांग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि भाई जो ईरान है बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल ही नहीं बनाएगा। जो अमेरिका एक रुख लेकर के चल रहा था उससे इतर नजर आए। तो रूबियो का रुख देखिए। रूबियो ने कहा कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों में किसी तरह का शुल्क या टोल नहीं वसूल सकता है। और रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेगा जिससे उसके या उसके सहयोगियों के हित प्रभावित होते हो कहीं ना कहीं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी बात है कि खाड़ी देशों को लेकर के दोनों का मैसेज अलग अलग था।
ये सिर्फ इजराइल ईरान पर ही मतभेद नहीं है, ये खाड़ी देशों को लेकर, क्योंकि वेंस ने ये कहा कि भविष्य में खाड़ी के जो अरब देश हैं वो ईरान के पुनर्निर्माण में आर्थिक मदद कर सकते हैं। रूबियो ने कहा कि अभी कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि खाड़ी देश जो है वो ईरान के पुनर्निर्माण को लेकर के मदद करें, लेकिन अभी अमेरिका ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं। तो इसमें तकनीकी वार्ता का आखिरकार मतलब क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझिए आप। क्या अब इससे तकनीकी जो बातचीत की बात हो रही है इससे आगे किसी तरह का परिवर्तन होगा? दोनों देशों के रवैये को लेकर के, आपस में एक दूसरे के प्रति जिस तरह का रवैया देखने को मिला उसको लेकर के कोई परिवर्तन होगा, ये बहुत अहम है। क्योंकि अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हैं और दोनों देशों के बीच में हाल ही में जो समझौता हुआ, MOU हुआ, उसको लागू करने को लेकर के, उसके जो तकनीकी स्तर है उनको लेकर के बातचीत इस पूरे मामले में शुरू हो रही है। लेकिन इस बार ये बातचीत सीधी नहीं है, ये भी आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये बातचीत इस महीने स्विट्जरलैंड में हुई थी और उच्च स्तरीय बैठक जिस तरीके की हुई उससे इससे बिल्कुल अलग है। आप देखिए उस बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ नेता आमने सामने बैठ करके बात कर रहे थे। इस बार मध्यस्थों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन दोहा की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोहा में अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधि एक दूसरे से सीधी बातचीत नहीं कर रहे हैं, सीधे मिलेंगे भी नहीं। कतर के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे। कतर के अधिकारी दोनों के बीच में एक पुल का निर्माण करेंगे और दोनों की बातचीत को एक दूसरे को बताएंगे। लेकिन इससे क्या, जब तक सीधी बातचीत नहीं होगी तब तक कई मुद्दे ऐसे हैं कि वो हल नहीं हो सकते हैं। अगर वो सीधी बातचीत में हल नहीं हुए तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कतर की मध्यस्थता से मामला सुलझ जाएगा? इस पर जरूर अपनी टिप्पणी कीजिए और बताइए। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो पिछले बैठक हुई उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरान के जो मुख्य वार्ताकार है मोहम्मद बाकर गालिबाफ, उन्होंने इस बातचीत का नेतृत्व किया था। दोहा में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की जो अगुवाई है वो विशेष दूत है अमेरिका के स्टीव विटकॉफ और ईरानी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी कर रहे हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया, वो ये आया है कि यहाँ पर अब बातचीत जो है वो मध्यस्थों के जरिए हो रही है। कतर के जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो दोनों के बीच में बातचीत को लेकर के मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या सुलझेगा? और आपको एक बात और इस वीडियो के जाते जाते मैं बता दूं कि 5 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के बातचीत होनी है। पहला मुद्दा क्या है कि ईरान पर जितने प्रतिबंध लगे आर्थिक, उसमें राहत देने और इन प्रतिबंधों को हटाने को लेकर के बातचीत होनी है। दूसरी बात है कि हॉर्मुज में वाहनों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर के बातचीत होनी है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात करते आ रहे हैं, जो अमेरिका ने कहा कि भाई जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो संवर्धित यूरेनियम है, वो ईरान को अमेरिका को सरेंडर कर देना चाहिए, उसे सौंप देना चाहिए या उसको नष्ट करना चाहिए और हमें बताना चाहिए। ये तमाम बातें थी जिस पर पेच फंसा हुआ है। अभी इस पर भी बात होनी है, इसकी टेक्निकलिटी पर बात होनी है, तकनीक कि इसके पहलू क्या है उस पर बात होनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दोहा में जिस बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश होगी वो ये है कि विदेशों में जो ईरान की संपत्तियां फंसी हुई है, वो फ्रीज्ड हैं, उनको जारी किया जाए। इस पर भी बातचीत की जाएगी। उसकी प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है उस पर बातचीत होगी। और पांचवी सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट की जो क्षेत्रीय सुरक्षा कैसी होगी, आगे आने वाले भविष्य में उस पर क्या इंपैक्ट आने वाले हैं, उस पर भी बातचीत होने वाली है। लेकिन ईरान का एक बयान जो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि हॉर्मुज के मामले में किसी भी देश को दखल देने की जरूरत नहीं है, ये ईरान ने साफ कर दिया है। तो भाई अब अगर जो अमेरिका ये कह रहा था कि हॉर्मुज हम अपने नियंत्रण में ले लेंगे, वो हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने यहां पर सीधे तौर पर, साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया, अमेरिका की बन गई गिग्गी। अमेरिका अब इस सोच में पड़ा हुआ है कि भाई हमने युद्ध छेड़ तो लिया, लेकिन उस युद्ध को खत्म कैसे करें, उस बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं, पूरी दुनिया में हमें जो शांति वाला मुखौटा है वो कैसे लगा करके जाएं ताकि लोगों को लगे भाई हम तो शांति के अग्रदूत हैं। लेकिन ईरान ने पानी फेर दिया है। अमेरिका की जितनी भी चालबाजियां थी, अमेरिका की जितनी भी सोच थी उसके ऊपर, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इस्माइल बगई, उन्होंने मंगलवार को ही ये कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े हुए मामलों में किसी भी विदेशी देश, यहां तक कि फ्रांस के भी हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने
ये बात कही है कि फ्रांस का नाम उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि हाल के दिनों में फ्रांस की तरफ से हॉर्मुज पर बयान आया था, आपको याद होगा। हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर के बयान दिए गए थे। फ्रांस ने क्या कहा था? फ्रांस ने कहा था कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका होनी चाहिए ताकि जहाज़ों की आवाजाही फिर से सुरक्षित हो सके। लेकिन अब दो टूक ईरान ने कह दिया कि कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो फिर से वाहनों की आवाजाही थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन तनाव हॉर्मुज पर अभी भी बरकरार है। हॉर्मुज का तनाव कैसे मिटेगा, क्या मिट पाएगा, और इससे बाकी जो एशिया के देश हैं उन पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले दिनों में, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा आपको वो भी ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।